नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऑर्डर 7 के बारे में। और ऑर्डर 7 में हम अब तक पढ़ चुके हैं रूल 10A, पावर ऑफ द कोर्ट टू फिक्स अ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट वेयर द प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटन। पिछले रूल में हमने पढ़ा ऑर्डर 7 के रूल 10A में कि अगर आपने ऐसी जगह सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया जहां पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? ऐसे केसेस में कोर्ट आपको प्लेंट रिटर्न कर देगी और पार्टीज को डायरेक्शन दे देगी और एक डेट फिक्स कर देगी कि इस डेट पर आप उस कोर्ट में चले जाओ जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को ट्राई करने की। अब हम देख रहे हैं पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट टू द प्रॉपर कोर्ट। अपीलेट कोर्ट की पावर। अब इन केस आपने एक अपील फाइल कर दी कि जो कोर्ट ने हमारा केस रिजेक्ट किया है या रिटर्न किया है प्लांट को, दैट इज इन प्रॉपर, और आपने अपील फाइल कर दी इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, ये अपीलेबल ऑर्डर है। और अगर अपील के दौरान अपीलेट कोर्ट इस ऑर्डर को कंफर्म कर देता है कि ये जो ऑर्डर है ये सही है, और ऐसा ऑर्डर होने के बाद, मतलब आप मेरे ख्याल समझ रहे हैं बात को, कि कोर्ट ने आपकी जो प्लेंट है रिटर्न कर दी कि इस कोर्ट में नहीं दूसरी कोर्ट में फाइल कीजिए, हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, और आपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर दी। अपीलेट कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं, हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी लोअर कोर्ट के पास में जहां पर आपने इसको फाइल किया था। और इस ऑर्डर की कंफर्मेशन के बाद में अगर आप एक एप्लीकेशन कोर्ट को दे देते हैं कि ठीक है जी, आपका ऑर्डर मानते हैं, मगर आप हमें डायरेक्शन दे दीजिए कि हम किस कोर्ट में जाएं और उस कोर्ट के लिए एक डेट फिक्स कर दीजिए, तो अपीलेट कोर्ट के पास भी ये पावर होगी कि वो आपके लिए डेट फिक्स कर सकता है, आपको दूसरी कोर्ट में भेज सकता है और दोनों पार्टीज को डायरेक्शन दे सकता है कि आप दूसरी कोर्ट में चले जाइए। और जब आप दूसरी कोर्ट के लिए ये अपीलेट कोर्ट डायरेक्शन देगी तो वो कोर्ट चाहे उसकी स्टेट में है या नहीं है, आप जहां पर भी जाएंगे इस सूट को फाइल करने के लिए, तो वहां पर डिफेंडेंट को दोबारा से समन्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट को ऑलरेडी नोटिस है कि प्लेंट रिटर्न हो चुकी है। और जब आप दूसरे कोर्ट में जाएंगे तब भी डिफेंडेंट के पास राइट रहेगा इस ऑब्जेक्शन को लेने के लिए कि जिस कोर्ट में आपने नेक्स्ट कोर्ट में फाइल किया उसके पास भी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ये भी डिफेंडेंट के पास में लिबर्टी रहेगी। आगे देखिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दोस्तों ऑर्डर 7 का सबसे इंपोर्टेंट रूल है। जब भी आप एक सिविल केस फाइल करते हैं, जब भी एक प्लेंट फाइल करते हैं, तो प्राइमा फेसाई कोर्ट को कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, ये देखनी पड़ती हैं कि ये प्लेंट आपकी मेंटेन भी करती है या नहीं करती। देखिए, तो वो कौन कौन से ग्राउंड है, देखिए ए से लेकर एफ तक के ग्राउंड अगर हम देखें तो अगर आपने प्लेंट फाइल की है, अगर प्लेंट में काज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता, अगर आपने ऐसा दावा फाइल कर दिया कि आपका कोई कारण ही नहीं बन रहा है, तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। आगे, अगर प्लेंट आपने अंडर वैल्यू फाइल की है तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकती है कि इसकी वैल्यूएशन को करेक्ट कीजिए। अगर अंडर वैल्यू फाइल की है तो आपकी प्रॉपर्टी या आपका सब्जेक्ट मैटर जो सूट है वो 10 लाख का है, आपने 5 लाख का फाइल कर दिया यानी अंडर वैल्यू किया है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है आपको कि आप इसकी करेक्शन कीजिए। या फिर आपने प्रॉपर वैल्यू फाइल किया है, यानी आपने लिखा तो 10 लाख है मगर उसके ऊपर कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाई, तो ऐसे केसेस में जो आपकी प्लेंट है वो रिटर्न आपने लिखी तो है बट स्टाम्प पेपर सफिशिएंटली नहीं लगाई है कोर्ट फीस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर वैल्यू है, स्टाम्प पेपर नहीं लगाए, तो ऐसे केसेस में कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। आगे देखिए, अगर आपका जो सूट है वो किसी लॉ द्वारा बार्ड है, चाहे वो रेस जुडिकेटर द्वारा बार्ड है या फिर लिमिटेशन द्वारा बार्ड है, और या फिर कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से आपका जो सूट है मेंटेनेबल नहीं है, लॉ द्वारा बार्ड है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। और जहां पर आपने प्लेंट को डुप्लीकेट फाइल नहीं किया, देखिए दोस्तों, जब भी आप प्लेंट फाइल करते हैं तो साथ में एक प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में फाइल की जाती है। डुप्लीकेट कॉपी ये तरीका है, डुप्लीकेट प्लेंट आपको फाइल करनी होगी और प्लेंट की एक अलग से कॉपी होती है। अगर आपने डुप्लीकेट प्लेंट फाइल नहीं की तो भी आपका जो प्लेंट है रिजेक्ट हो सकती है। और या फिर आपने ऑर्डर 7 के रूल 9 को फॉलो नहीं किया। ऑर्डर 7 का रूल 9 क्या है दोस्तों, कि जहां पर कोर्ट ने ऑर्डर 5 रूल 9 में आपको डायरेक्शन दी थी कि जितने डिफेंडेंट है उतनी ही कॉपीज आप प्लेंट की फाइल करो विद इन 7 डेज कोर्ट में, ताकि हम इसको समन कर सकें। आपने नहीं किया तो इस रीजन की वजह से भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है।
मगर अगर आप कोर्ट को जाकर ये बताते हैं कि भाई इन कुछ सफिशिएंट रीजन थे जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, मतलब अंडर वैल्यू या कोर्ट फीस को पूरा नहीं कर पाए या समन्स की कॉपी जमा नहीं कर पाए, तो अगर आपके रीजन सफिशिएंट हैं, आपके रीजन पर्याप्त है, सफिशिएंट रीजन है, अगर सफिशिएंट रीजन है तो कोर्ट क्या करेगी, आपको एक अलग से टाइम दे देगी और उसके टाइम के विद इन आपको इस डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा। तो ये है ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 12 देखते हैं दोस्तों। तो ऑर्डर 7 रूल 12 ये है कि प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। जब कोर्ट आपकी प्लेंट को रिजेक्ट करेगी ना, तो एक ऑर्डर भी पास करेगी कि किस रीजन की वजह से आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया गया है। देखिए वेयर, अब रूल 13 देखिए, वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। आपकी प्लेंट को तो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 में, और 12 में उसने ऑर्डर पास कर दिया कि हमने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया और इस रीजन की वजह से किया है। मगर रूल 13 क्या बता रहा है ऑर्डर 7 का? रूल 13 ये बता रहा है कि अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट भी हो जाती है तो इसकी वजह से आप प्रिक्लूड नहीं हो रहे कि आप नई प्लेंट फाइल नहीं कर सकते। आपकी प्लेंट में जो कमियां थी, जो डेफिशिएंसी थी, वो बाद में आपने पूरी कर ली, अब दोबारा से प्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ये जो रिजेक्शन है ये प्रिक्लूड नहीं कर रही है आपको कि आप नई प्लेंट फाइल नहीं कर सकते। आगे देखिए, सूट ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्डर 7 रूल 16 ये क्या कह रहा है? लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके पास कोई प्रोमिसरी नोट है, किसी ने आपको लिख कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए आपको इतने समय में दे दूंगा, और बाद में वो जो लिखा वो कागज है वो आपके पास गुम हो गया। तो जो लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वहां पर कोर्ट क्या करेगी, आपसे एक इंडेमनिटी लेगी दोस्तों। इंडेमनिटी आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपसे गारंटी ले लेगी। वो गारंटी देने के बाद में, वो इंडेमनिटी देने के बाद में कोर्ट अब आपके सूट को ट्राई करेगी और उसके ऊपर ऐसे ही ऑर्डर पास करेगी जैसे कि आपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, जो प्रोमिसरी नोट था, या कोई किसी ने लिख कर दिया हुआ है कि मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, तो ये समझा जाएगा कि वो कागज आपसे गुम ही नहीं हुआ और उसकी डिक्री ऐसे ही मानी जाएगी जैसे वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या उस प्रोमिसरी नोट के ऊपर ही दी गई हो। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 7 रूल 17 की, प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। अगर आप कोई दुकानदार हैं, आप प्लेंटिफ हैं और आपका जो क्लेम है वो किसी से आपने कोई पैसे लेने हैं और उसकी जो रिटर्न चीजें हैं वो उस डायरी में लिखी गई हैं, उस शॉप बुक में लिखी हैं, जिसको बही खाता बोलते हैं। आप दुकानदार, आपने एंट्री की है कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, तो आपको वो जो एंट्री है वो कोर्ट को दिखानी पड़ेगी और वो एंट्री एक लिस्ट में आपको शामिल करके अपनी प्लेंट के साथ लगानी पड़ेगी और इस पर आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। आगे देखिए, अब इसका सब रूल 2 क्या बता रहा है? ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न। टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न का मतलब क्या है कि अब समझिए, आपकी हो सकता है जो खाता है वो बहुत लॉन्ग सीरीज है, कॉन्टिन्यूस है और वॉल्यूमिनस है, इतना बड़ा है कि उसको पूरा केस के साथ पढ़ना या देखना बड़ा मुश्किल है। तो जिस एंट्रीज को आप क्लेम कर रहे हैं कि इस एंट्रीज के अनुसार मुझे दूसरे व्यक्ति से पैसे लेने हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, इस ओरिजिनल एंट्री को मार्क कर लेगी, इसकी कॉपी को मार्क कर लेगी, रिकॉर्ड में लिख लेगी और जो ओरिजिनल शॉप बुक है आपकी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। अब दोस्तों ये था हमारा ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 यहां पर खत्म हो गया हमारा रूल 17 के साथ ही। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 8 की। ऑर्डर 8 दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, क्योंकि ऑर्डर 8 में ही आपको पता चलता है कि भाई किस प्रकार आप अपनी प्लीडिंग फाइल करेंगे या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट या प्लीडिंग एक ही बात है। इसमें 10 रूल हैं दोस्तों। इस रूल में आपको क्या पता चलेगा, एक कॉमन, अगर आपको बहुत क्विकली अगर इसका एक थोरो व्यू दे दूं मैं, बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करोगे, रिटर्न स्टेटमेंट 30 डेज में करोगे, 30 डेज अगर नहीं कर पाए तो 90 डेज में करोगे, जिस डेट से आपको समन मिलते हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको लगाने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा किसके पोजीशन में है। अगर आपने नहीं लिखा कि और उन डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ही नहीं दिया तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो बाद में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा बात यह है दोस्तों कि जो आपका डिनाइल होगा, अगर आप किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं अपने केस में कि नहीं जो प्लेंटिफ ने केस किया है वो गलत है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। अगर आपका जो डिनाइल है बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। डिनाइल, इवेसिव डिनाइल नहीं होना चाहिए आपका सिर्फ ये लिखना कि नहीं ये बात सही नहीं है, ये नहीं होगा।
आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे। अगर पैसे के बारे में दावा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इतने पैसे नहीं, मैंने उतने पैसे लिए थे, तो ये जरूर लिखना पड़ेगा। इवेसिव डिनाइल से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफिक डिनाइल करना पड़ेगा। और अगर आपने स्पेसिफिक डिनाइल नहीं किया तो कोर्ट आपके एडमिशन के अलावा जो बातें हैं उसको भी प्रूव मान सकती है आपके अगेंस्ट में। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर आपने कोई सेट ऑफ कराना है, सेट ऑफ क्या है दोस्तों, बड़ी एक सिंपल से शब्दों की अगर बात करें तो सेट ऑफ, ये मैं आपको ऑर्डर 8 के बारे में कंप्लीट बता रहा हूं, फिर हम इसको थोरली रूल बाय रूल डिस्कस करेंगे। देखिए सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ क्या है कि अगर प्लेंटिफ ने आपके खिलाफ केस डाला है जिसमें उसने 1 लाख रुपए आपसे लेने थे, आपने 50,000 उससे लेने हैं ऑलरेडी, उसने नहीं लिखा अपने केस में कि 50,000 उसके पास आ चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक सेट ऑफ के लिए रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भाई 50,000 मैंने इससे लेने हैं। तो अब जो प्लेंटिफ का केस है वो 50,000 का ही चलेगा, 50,000 सेट ऑफ हो गए उसके, ठीक। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि आप काउंटर क्लेम अगर करना चाहें तो एक काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। जो आपका काउंटर क्लेम है वो वैसे ही चलेगा जैसे कि एक सूट चलता है। तो इस प्लेंटिफ के सूट के साथ में एक अलग से सूट और आपका तैयार हो गया जिसको काउंटर क्लेम कहा जा सकता है। तो ये जो काउंटर क्लेम है ये डैमेजेस का भी हो सकता है, किसी और चीज के लिए भी हो सकता है, तो दोनों सूट इकट्ठे चलेंगे। मगर ये जो काउंटर क्लेम है इस पर वही रूल लागू होंगे जो कि प्लेंट पर अप्लाई होते हैं, वही रूल इस काउंटर क्लेम पर भी लागू होंगे। अब जो काउंटर क्लेम है वो काउंटर क्लेम का अब जो प्लेंटिफ है उसको वही रिप्लाई देना पड़ेगा और उस पर भी वही रूल लागू होंगे जो रूल प्लीडिंग पर आप पर लागू हुए थे। अब वो आपका डिफेंडेंट हो गया काउंटर क्लेम में। अब अगर मान लो ये माना जाता है कि अगर प्लेंटिफ का जो केस है वो या तो स्टे हो गया या डिसमिस हो गया, तो ऐसे केस में आपके काउंटर क्लेम का क्या होगा। अगर प्लेंटिफ का केस डिसमिस होता है या प्लेंटिफ का क्लेम जो है या सूट जो है जो स्टे हो जाता है, तब भी आपका सूट चलता रहेगा, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका काउंटर क्लेम सक्सीड हो जाता है तो वैसे ही जजमेंट डिग्री पास होगी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में जैसे आपके अगेंस्ट में होनी थी। तो जो डिफेंस और आपका काउंटर क्लेम है ये सेट ऑफ है, वो अगर सेपरेट ग्राउंड पर है तो आपको एक जब भी आप प्लीडिंग देंगे तो आपको प्लीडिंग में लिखना पड़ेगा कि मेरा डिफेंस क्या है और मेरा सेट ऑफ क्या है। सेट ऑफ को आपने डिस्टिंक्टली अलग अलग हेडिंग में लिखना पड़ेगा, आप मिक्स नहीं कर सकते। अपना डिफेंस अलग रखेंगे और सेट ऑफ को अलग रखेंगे। उसके बाद में क्या है दोस्तों कि जो आपकी प्लीडिंग है या रिटर्न स्टेटमेंट है, वो जो रिटर्न स्टेटमेंट है दोस्तों, वो रिटर्न स्टेटमेंट जैसे आपको पता है रूल 1 में या तो आप 30 डेज में देंगे सर्विस समन्स की सर्विस की डेट से, या फिर 90 डेज में देंगे अगर कोर्ट ने वो समय एक्सटेंड कर दिया, 60 डेज और दे दिया आपको। अब सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, अब आपको आपने प्लीडिंग तो अपनी दे दी, रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल कर दी। फाइल करने के बाद आपको पता लगता है कि भाई एक बात और है जो मेरी रह गई, मैं लिख नहीं पाया, ये मेरा बहुत बड़ा डिफेंस है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जो मुझे बाद में पता चला, ठीक है। तो ये जो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग है या आपकी एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट है, ये आप नहीं दे सकते जब तक कि कोर्ट आपको परमिशन ना दे। अगर कोर्ट आपको परमिशन दे देती है तो कोर्ट आपसे मांग सकती है कि आप एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हो उतने दिन के अंदर अंदर। जैसे आप मान लीजिए कोर्ट आपको 30 दिन का समय दे रही है एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, तो आपको 30 दिन के अंदर ही अपनी रिटर्न स्टेटमेंट या एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। अब क्या होता है कि अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की, अगर कोर्ट ने आपको कहा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए ऑर्डर 1 में या रूल 9 में, ऑर्डर 8 के रूल 1 में या ऑर्डर 8 के रूल 9 में कोर्ट ने आपको बोला कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, आपने नहीं की, या एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए बोला, आपने नहीं की, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट में जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है और आपका जो डिफेंस है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि ऑर्डर 8 में ऐसी कौन सी बात है जो रह गई हमने डिस्कस नहीं की। देखिए ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट, अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 30 दिन के अंदर अंदर समन्स की सर्विस की डेट से वो एक अपनी डिफेंस की स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा जिसको रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब अगर डिफेंडेंट ने 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट में अगर वो रीजन देता है कि इस वजह से मैं फाइल नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर अंदर, तो कोर्ट आपको रीजन रिकॉर्ड करके एडिशनल टाइम दे देगी, मगर जो एडिशनल टाइम होगा वो 60 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। तो टोटल जो पीरियड होगा आपका रिटर्न स्टेटमेंट देने का वो 90 डेज का होगा। आगे देखिए, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच हिज रिलीफ इज क्लेम्ड और रिलाइड अपॉन बाय हिम।
अब क्या कह रहा है रूल 1A में, ऑर्डर 8 रूल 1A, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट की क्या ड्यूटी है कि उन डॉक्यूमेंट को फाइल करना है उसने जिन डॉक्यूमेंट पर वो भरोसा करता है कि ये मेरे बचाव में जरूरी है। देखिए जहां पर डिफेंडेंट ने कहा कि हाँ भाई एक डॉक्यूमेंट है वो बड़ा जरूरी है मेरे बचाव के लिए, और वो डॉक्यूमेंट जो है मेरे कब्जे में है, मेरी पावर में है, मेरे पास है, ठीक है, तो वो इस डॉक्यूमेंट को एक लिस्ट बनाएगा और वो कोर्ट में फाइल कर देगा अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में। और अगर वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तो क्या करेगा, तो वो ये लिख कर देगा कि किसके पास ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो मेरी फेवर में है बट मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, तो ये भी उसको लिख कर देना होगा। अब अगर जो डॉक्यूमेंट उसको देना था कोर्ट में, अब उस डॉक्यूमेंट का उसने मेंशन ही नहीं किया, तो इस डॉक्यूमेंट को ये कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता दोबारा, अगर चाहे भी तो, चाहे इसकी फेवर में भी है। अब ये बार है, अगर कोर्ट की परमिशन ना हो, इसको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर लेटर स्टेज पर जब इसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की तब इसकी जिम्मेवारी थी कि ये रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में एक लिस्ट बनाकर उस डॉक्यूमेंट को फाइल करे। उस समय इसने नहीं किया, ना लिखा कि इसके पास है, बाद में इस डॉक्यूमेंट को लेकर आ गया, तो नहीं कर सकता, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बार हो जाएगी, ये प्रिक्लूड हो जाएगा। अब कोर्ट की परमिशन लेकर ही इस डॉक्यूमेंट को ये एविडेंस के समय या किसी और स्टेज पर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, आगे देखिए, न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लेटेड, ऑर्डर 8 रूल 2, जो नई फैक्ट है उसको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। अब अगर जो भी मैटर है उसका कुछ भी है, उसका डिफेंस है, चाहे सेट ऑफ को लेकर है, काउंटर क्लेम को लेकर है, मेंटेनेबिलिटी को लेकर है, लिमिटेशन को लेकर है, तो ये जो ग्राउंड है ये उसको स्पेसिफिकली लिखने पड़ेंगे। अब मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट चाहे वॉइड है, वॉइडेबल है, अगर फ्रॉड हुआ है, लिमिटेशन है, या उसने कुछ पैसा दे दिया, ये कोई भी ग्राउंड जो डिफेंडेंट के पास है अपने बचाव के लिए, तो डिफेंडेंट को ये सब अपनी प्लीडिंग में लिखने पड़ेंगे कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, जो ट्रांजैक्शन थी वॉइड या वॉइडेबल है, और ये भी जो डिफेंस का कोई भी ग्राउंड है, हाँ, ये उसको लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लिया तो ये दूसरी पार्टी के लिए सरप्राइज समझा जाएगा कि आपने उस समय तो ये बात नहीं की, अब आप ये बात कह रहे हैं, तो नया ग्राउंड आप नहीं ले सकते। ये सभी ग्राउंड आपको कोई भी अगर कहना है तो आपको रिटन स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, ऑर्डर 8 रूल 3, डिनायल टू बी स्पेसिफिक, अभी मैंने बताया आपको, ये सफिशिएंट नहीं होगा डिफेंडेंट के लिए, वो डिनाई कर दे सिर्फ कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसको स्पेसिफिकली हर एक एलिगेशन ऑफ फैक्ट का जवाब देना पड़ेगा जिसको वो सच नहीं मानता। डैमेजेस में तो लिख सकता है, अगर डैमेजेस का दावा है, कंपनसेशन का दावा है, तो उसमें लिख सकता है कि ये सही नहीं है, मगर दूसरे केसेस में ये नहीं लिख सकता कि ये सही नहीं है। उसको जवाब देना पड़ेगा हर एक बात का, हर एक एलिगेशन ऑफ फैक्ट जो भी प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट तैयार करते हुए स्पेसिफिकली एलिगेशन ऑफ फैक्ट उस पर लगाए हैं, हर एक एलिगेशन ऑफ फैक्ट के बारे में उसको अलग से लिखना होगा। आगे देखिए, इवेसिव डिनायल, अगर इवेसिव डिनायल करता है तो क्या होगा, देखिए जहां पर डिफेंडेंट ने किसी एलिगेशन ऑफ फैक्ट को डिनाई कर दिया तो उसको इवेसिवली डिनाई नहीं कर सकता। इवेसिव क्या है कि वो बचना चाह रहा है, उसका जवाब नहीं देना चाह रहा, इवेसिवली डिनाई नहीं कर सकता, पर उसको हर एक सब्सटेंस का जवाब देना पड़ेगा, हर एक बात का उसको जवाब देना पड़ेगा डिफेंडेंट को। जहां पर प्लेंटिफ ने ये लिखा है कि उसने इतना पैसा लिया है, तो उसको बताना पड़ेगा कि इतना नहीं, मैंने उतना पैसा लिया है, और अगर नहीं लिया तो भी लिखना पड़ेगा, या उसको सर्कमस्टांसेस लिखने पड़ेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में इसने मुझे ये पैसे दिए। मतलब इवेसिव डिनाई नहीं कर सकता, उसको स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हर एक एलिगेशन ऑफ फैक्ट के बारे में उसको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, स्पेसिफिक डिनाई, अगर उसने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया, ठीक, और अगर एडमिट नहीं किया उसने प्लीडिंग को डिफेंडेंट ने, तो यह समझा जाएगा कि उसने एडमिट कर लिया सिर्फ डैमेजेस के ग्राउंड को छोड़कर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, अब या फिर ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति डिजेबल है, डिजेबल किसको मानते हैं कि या तो किसी का गार्जियन अपॉइंटेड है, या कोई माइनर है, और या फिर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का अगर कोई गार्जियन अपॉइंटेड है तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको एग्जम्पशन है, उनके अलावा जो भी व्यक्ति होगा उसको स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा, और अगर स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया तो ये समझा जाएगा कि उसने एडमिशन दे दिया, और एडमिशन के अलावा उसका जो इवेसिव डिनायल है उसको भी कोर्ट सही मान सकती है। सही क्या मान सकती है, इसका मतलब यह है कि कोर्ट उसके अगेंस्ट मान सकती है कि ये बचना चाह रहा है, तो यानी ये फैक्ट इसके अगेंस्ट में प्रूव हो रहा है।
आगे देखिए, पार्टिकुलर्स टू बी सेट ऑफ टू बी गिवन इन द रिटन स्टेटमेंट। पार्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर रिकवरी, मनी रिकवरी का अगर सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने, तो जो डिफेंडेंट है अगर उसने कुछ सेट ऑफ कराना है किसी भी असर्टेन सम ऑफ मनी को जो उससे लीगली रिकवर हो सकता है। अगर प्लेंटिफ ने, मैंने बताया था आपको कि अगर 1 लाख रुपए का केस फाइल किया है और डिफेंडेंट ये कहता है कि 50,000 मैंने इससे लेने हैं जो लीगली रिकवरेबल है, ठीक है, और ये जो आपका जो अमाउंट है वो उसको ऐड होने के बाद में भी, और ये जो वो टोटल अमाउंट जो आपने प्लेंटिफ से लेना है वो कोर्ट की पिकनरी लिमिट से, यानी कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर का नहीं है, तो आप इसको अपने सूट में लिख सकते हैं। अपने सूट का मतलब ये है, अपने प्लीडिंग में लिख सकते हैं, अपनी रिटन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, फर्स्ट हियरिंग में, पर उसके बाद नहीं लिख सकते। अगर कोर्ट की फर्स्ट हियरिंग क्या है? फर्स्ट हियरिंग वो है जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि जो पैसे आपने प्लेंटिफ से लेने हैं वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, रूल 2 की बात कर रहे हैं। जो रिटन स्टेटमेंट है उसका वही इफेक्ट होगा जैसे कि क्रॉस सूट में प्लेंट का होता है, और कोर्ट इसके आधार पर अपनी फाइनल जजमेंट प्रोड्यूस कर सकता है दोनों पार्टीज के ओरिजिनल क्लेम के अगेंस्ट में और सेट ऑफ के अगेंस्ट में। पर ये जो फाइनल डिग्री का अमाउंट होगा उसको अफेक्ट नहीं करता। मतलब ये है कि जब प्लेंटिफ ने अपना क्लेम फाइल किया 1 लाख रुपए के लिए, आपने फाइल किया 50,000 रुपए के लिए कि मेरा सेट ऑफ है 50,000 का, तो कोर्ट इन दोनों क्लेम के अगेंस्ट में अपनी जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, और जो फाइनल डिग्री होगी वो इस अमाउंट को एडजस्ट करके ही बनाई जाएगी। और जो रूल्स हैं रिटन स्टेटमेंट के, वही रूल्स जो रिटन स्टेटमेंट के हैं वही रूल सेट ऑफ के काउंटर क्लेम पर भी या सेट ऑफ के अगेंस्ट में भी अप्लाई होंगे। यानी डिफेंडेंट आया, आपने 1 लाख का केस डाला, अब डिफेंडेंट आ गया कोर्ट में डिफेंडेंट आने के बाद में वो कहने लगे 50,000 मैंने लेने हैं, तो जो प्लेंटिफ है वो इस सेट ऑफ का जवाब देगा, और जो सेट ऑफ का जवाब देगा उस पर भी वही रूल अप्लाई होंगे जो कि रिटन स्टेटमेंट पर अप्लाई होते हैं, यानी 30 दिन में उसको सेट ऑफ का जवाब देना होगा। आगे देखिए, काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट 6A की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम। अब क्या कह रहे हैं कि अपनी प्लीडिंग में जो बातें उसने कही हैं उसके अलावा एक काउंटर क्लेम भी सेट कर सकता है। वो सेट ऑफ तो कर ही सकता है रूल 6 में, पर एक काउंटर क्लेम भी स्टेब्लिश कर सकता है। जो काउंटर क्लेम है, कोई भी राइट अगर उसका बनता है, कोई भी काज ऑफ एक्शन अगर उसका बनता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, इस सूट से पहले या इस सूट के फाइल होने के बाद में, तो जो डिफेंडेंट है एक काउंटर क्लेम सेटअप कर सकता है। और जो डिफेंडेंट है अगर वो अपना डिफेंस दे चुका है, यानी रिटन स्टेटमेंट दे चुका है, या इससे पहले कि उसका जो समय है डिफेंस देने का वो खत्म नहीं हुआ है, तब भी वह काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। अब जो काउंटर क्लेम है, चाहे वो डैमेजेस के नेचर का है चाहे नहीं है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि ऐसा सूट फाइल होने के बाद में जो उसके अगेंस्ट में फाइल किया गया है वो सेट ऑफ के अलावा भी एक काउंटर क्लेम, चाहे उसका जो राइट या काज ऑफ एक्शन है वो प्लेंटिफ के सूट से पहले का है चाहे बाद का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास अपॉर्चुनिटी अपना डिफेंस देने की, अपना रिटन स्टेटमेंट देने की। तो अपनी रिटन स्टेटमेंट का जो राइट है उसका, उसके साथ में उसके पास अधिकार होगा कि अगर कोई काउंटर क्लेम उसका बनता है तो वो भी फाइल कर सकता है। ये जो काउंटर क्लेम है ये ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे क्रॉस सूट होता है तो ये काउंटर क्लेम, मगर इसका इफेक्ट वैसे ही होगा जैसे होता है क्रॉस सूट का, यानी एक सूट प्लेंटिफ ने आपके खिलाफ किया और एक सूट आप डिफेंडेंट है आपने प्लेंटिफ के अगेंस्ट में फाइल किया, तो क्रॉस सूट माने जाएंगे, और जो जजमेंट होगी वो भी वैसे ही होगी जैसे ओरिजिनल क्लेम और काउंटर क्लेम पर होगी, दोनों को क्रॉस सूट मानकर जजमेंट फाइल की जाएगी। अब क्या कह रहा है कि प्लेंटिफ के बाद लिबर्टी होगी कि वो रिटन स्टेटमेंट दे आपके काउंटर क्लेम के अगेंस्ट में उतने समय में जितना कोर्ट ने समय फिक्स किया है। यानी जब आप काउंटर क्लेम फिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ उसका जवाब ही नहीं देगा, जैसे सेट ऑफ का जवाब दे रहा है और सेट ऑफ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहे हैं जैसे रिटन स्टेटमेंट पर अप्लाई हो रहे थे, तो आपके काउंटर क्लेम पर भी वही रूल अप्लाई हो रहे हैं रिटन स्टेटमेंट के। तो अब जितना समय कोर्ट ने प्लेंटिफ को दिया है उतने समय में ही इस काउंटर क्लेम का रिप्लाई फाइल करेगा या रिटन स्टेटमेंट प्लेंटिफ फाइल करेगा। अब क्या कह रहा है कि ये जो काउंटर क्लेम है इसको प्लेंट ही समझा जाएगा, यानी जो रूल्स प्लेंट से रिलेटेड हैं वही रूल्स आपके काउंटर क्लेम पर भी अप्लाई होंगे। 6A में 6B देखिए, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड। अब क्या कह रहा है कि जो काउंटर क्लेम है
जहां पर डिफेंडेंट ने कोई भी ग्राउंड लिया है अपने काउंटर क्लेम का, तो वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में चाहे तो इसके बारे में लिख सकता है। काउंटर क्लेम के जरिए अपनी डिफेंस भी दे सकता है और एक नया ग्राउंड भी सेटअप कर सकता है। एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम 6C, जहां पर डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम अपना फाइल किया और जो प्लेंटिफ है उसने ये कहा कि ये काउंटर क्लेम नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो सेपरेट सूट फाइल होना चाहिए, हाँ, इंडिपेंडेंट सूट होना चाहिए। तो प्लेंटिफ किसी भी समय इशू सेटल होने से पहले और जो इसके काउंटर क्लेम में इशू सेटल होने थे, एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को और कोर्ट को कह सकता है ये जो काउंटर क्लेम है ये एक्सक्लूड कर दिया जाए, और कोर्ट इस एप्लीकेशन की हियरिंग पर कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो भी कोर्ट को ठीक लगे। आसान भाषा में अगर बात करें तो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने फाइल कर दिया, मगर प्लेंटिफ को लगता है कि नहीं ये काउंटर क्लेम नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट सूट है, तो प्लेंटिफ कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब मेरे सूट के साथ ना चलाया जाए, इसको अलग से रखा जाए, एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल किया जाए। तो अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ बात ठीक है तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगा और इसको एक्सक्लूड कर देंगे और इसको इंडिपेंडेंट सूट फाइल करना होगा। आगे देखिए, डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। अब क्या कह रहा है 6E, नो इससे पहले देखिए इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ सूट 6D में। इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ सूट, मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेंटिफ का सूट किसी भी रीजन की वजह से स्टे हो जाए, डिसमिस हो जाए या जजमेंट प्रोनाउंस हो जाए उसकी, तो या डिसकंटिन्यू हो जाए, तो इसके बावजूद भी जो काउंटर क्लेम है वो कंटिन्यू रह सकता है। 6E देखिए, डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। अब अगर प्लेंटिफ ने जवाब नहीं दिया काउंटर क्लेम का तो क्या होगा? अगर प्लेंटिफ ने डिफॉल्ट कर दिया कि उसने काउंटर क्लेम का जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट इस प्लेंटिफ के अगेंस्ट में जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है और कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है इस काउंटर क्लेम के बारे में जो कोर्ट को ठीक लगता है, यानी उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो उसके अगेंस्ट में जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कोर्ट। 6F, रिलीफ टू डिफेंडेंट विद काउंटर क्लेम सक्सीड्स। अब डिफेंडेंट को क्या रिलीफ मिलेगा अगर काउंटर क्लेम सक्सीड हो जाता है? तो 6F में देखिए, जहां पर किसी भी सूट में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम आपने रखा है और आपने कोई डिफेंस रखा है प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट में, और कोई भी बैलेंस जो है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट में आपका बनता है या डिफेंडेंट के अगेंस्ट में बनता है, तो कोर्ट जजमेंट दे सकता है उस पार्टी को जो इंटाइटल्ड है ऐसे बैलेंस की। यानी आपने सेट ऑफ भी कराया, आपने काउंटर क्लेम भी रखा, ये सब देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि 1 लाख रुपए का प्लेंटिफ ने केस डाला और 40,000 या 30,000 रुपए डिफेंडेंट के बन रहे हैं, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसके अगेंस्ट में कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। बहुत इजी है। आगे देखिए, रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट टू अप्लाई। जो रूल्स है रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड, वही रूल इस काउंटर क्लेम के आंसर पर भी रिप्लाई करेंगे। यानी जो रिटर्न स्टेटमेंट के रूल है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वही रूल काउंटर क्लेम पर भी अप्लाई होंगे, रिटर्न स्टेटमेंट के रूल। आगे देखिए 7, डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड। जैसे आपको बताया था कि अगर डिफेंडेंट ने कई ग्राउंड है, डिफेंडेंट के पास में सेवरल ग्राउंड है सेट ऑफ के और डिफेंस के या काउंटर क्लेम के, तो वो उनको सेपरेट और डिस्टिंक्ट हेडिंग में लिखेगा, डिस्टिंक्ट फैक्ट लिखेगा, उनको सेपरेटली और डिस्टिंक्टली लिखेगा। मतलब आपको यह समझना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के पास में अब 3 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड तो उसके पास अपना डिफेंस है, दूसरा ग्राउंड उसके पास सेट ऑफ का है, तीसरा ग्राउंड उसके पास काउंटर क्लेम का है। तो ये तीनों ग्राउंड है ये सेपरेटली और डिस्टिंक्टली अलग अलग लिखेगा, उनको मिक्स नहीं करेगा, मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा अपनी रिटन स्टेटमेंट में। आगे देखिए, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। कोई भी जो ग्राउंड का डिफेंस है जो इस सूट को इंस्टीट्यूट होने के बाद मिला है डिफेंडेंट को या अपने रिटन स्टेटमेंट के फाइल होने के बाद में मिला है, चाहे वो सेट ऑफ का है चाहे काउंटर क्लेम का है, तो वो डिफेंडेंट अब कभी भी रेज कर सकता है अपने रिटन स्टेटमेंट में। सूट के इंस्टीट्यूट होने के बाद में डिफेंडेंट को पता लगा रहे केस तो इसने कर दिया पर इसने भी मेरे पैसे देने हैं, तो अब डिफेंडेंट क्या करेगा, इसके लिए काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है, सेट ऑफ फाइल कर सकता है, पर ये उसको लिखना कहां पड़ेगा? लिखना तो रिटन स्टेटमेंट में ही पड़ेगा ना, तो अपनी रिटन स्टेटमेंट में ये ग्राउंड लिख सकता है। आगे देखिए, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर उसने रिटन स्टेटमेंट दे दी है अपनी डिफेंस की, सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की,
अगर ये अब ऑलरेडी रिटन स्टेटमेंट दे चुका है डिफेंडेंट कोर्ट में, तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं दे सकता वो, जब तक कि कोर्ट की परमिशन ना हो, और कोर्ट शर्तें जो भी तय करना चाहे कर सकता है। पर अगर कोर्ट ने कोई समय दिया है रिटन स्टेटमेंट का या एडिशनल रिटन स्टेटमेंट का, तो वो कोर्ट एक टाइम फिक्स करेगी 30 दिन के अंदर अंदर का, और बोलेगी पार्टीज को या डिफेंडेंट को कि वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट या एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट इस पॉइंट पर फाइल करें। आगे देखिए रूल 10, ऑर्डर 8 रूल 10, लास्ट रूल है ये ऑर्डर 8 का, 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। देखिए, प्रोसीजर वेयर पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट। अब क्या हुआ, जहां पर कोर्ट ने ऑर्डर 8 रूल 1 में कहा था कि ठीक है आप 90 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन तो हो गए, 60 दिन और दे दिए, टोटल 90 डेज में आपको रिटर्न स्टेटमेंट देनी थी और डिफेंडेंट ने नहीं दी। और या फिर ऑर्डर 8 के रूल 9 में कोर्ट ने कहा कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, या आपको प्लेंट की जो कॉपी है, या प्लेंटिफ को बोला कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट देनी है। अब डिफेंडेंट ने रूल 9 में जब कहा था कि एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट आपको देनी है, अब रूल 9 में या रूल 1 में ऑर्डर 8 के कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी कि आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दो। अगर आपने नहीं दी तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है उसके अगेंस्ट में, या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है उस सूट के रिलेशन में, जो भी कोर्ट को ठीक लगे, और उसके बाद में एक जजमेंट और डिक्री ड्रॉ कर देगा कोर्ट। तो दोस्तों ये था हमारा ऑर्डर 8। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 9। थैंक यू।